श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। मैं हूं आपके साथ आज दीपक निषाद और हमारे साथ बेहद खास विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान स्टूडियोज में उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर सुमित रावत, एसोसिएट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से, और साथ ही साथ आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में वायरोलॉजी लैब के इंचार्ज हैं और लगातार कोरोना वायरस के अपडेट्स जारी करने के लिए बुलेटिन जारी करते रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। जैसा कि हमने बताया कि आज हम बेहद खास विषय को लेकर के श्रोताओं के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं वो है कोरोना वायरस के लगातार जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेन जो है लगातार इसके रूप में परिवर्तन की बात हो रही है। तो वायरस क्या होता है, कैसे ये रूप बदलता है, रूप बदलने के साथ कैसे ये खतरनाक होता है, दवाएं इसके ऊपर किस तरह से असर करती हैं, तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए, लोगों के डाउट्स को, क्वेरीज को क्लियर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमित रावत जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस तो हमारे बीच बहुत पहले से ही था जी, लेकिन पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल से ये एक पैंडेमिक के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया, एक महामारी के रूप में हमारे सामने आया। तो क्या इसका इतिहास था और ये कैसे अभी इतना ज्यादा घातक हो गया है, एक महामारी का रूप ले लिया है, क्या बताना चाहेंगे आप? पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस जो होता है वो अति सूक्ष्म जीव होता है जी। जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं इनसे भी लगभग 1000 गुना छोटा होता है, और ये इतना छोटा होता है कि इसको किसी भी फिल्टर के थ्रू रोका नहीं जा सकता। तो आपने देखा होगा जो अपन वायरस के लिए पानी का शुद्धिकरण करते हैं उसमें यूवी रेज वगैरह चाहिए पड़ती हैं, क्योंकि ये फिल्टर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, इतनी छोटी साइज होती है। अनेक प्रकार के वायरस हैं, सबसे ज्यादा वायरस जो होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं और उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता, वो कोई बीमारी नहीं करते। और कुछ वायरसेस जो होते हैं ये बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वाला वायरस होता है जिससे स्वाइन फ्लू होता है, उसी में से एक कोरोना वायरस भी है। जिस वायरस में जो है अंदर एक उसका जेनेटिक मटेरियल होता है अनुवांशिक, और उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है जो इसकी सुरक्षा करती है। बस इतना सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें भी जो कोरोना वायरस हैं ये भी काफी समय से हमारे बीच हैं। नीदरलैंड में इनकी शुरुआत हुई थी ऐसा बताया जाता है, और ये आम सर्दी खांसी अभी तक कराते रहे हैं, इससे कोई खास बीमारी नहीं होती थी जब तक कि 2002 में सार्स नहीं आया था हांगकांग और चाइना में। उसके बाद मर्स नामक एक बीमारी आई, वो भी काफी खतरनाक बीमारी हुई। और ये दोनों बीमारियां जो हैं ये जो हमारा अभी जो मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट हो रहा है जिसमें हम क्या नई नई इलाकों की खोज कर रहे हैं और हम बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं और जानवरों का नाश कर रहे हैं और हम नई नई जानवरों की और पक्षियों की स्पीशीज के संपर्क में आ रहे हैं, तो उस वजह से नए प्रकार के जो वायरस हैं वो मनुष्यों में हैं, उनका प्रवेश हो रहा है। तो मूल कारण इसका ये है। जी जी, वायरस हमारे बीच बहुत पहले से मौजूद हैं, लेकिन मनुष्यों का संपर्क जो है जो दूसरी स्पीसीज हैं उनसे नहीं होता है, लेकिन होने के कारण ये हमारे संपर्क में आ रहे हैं और मानव में इस तरह के खतरनाक रोग का प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका ऐसा कहना है? अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, खासकर अगर हम वायरस के ऊपर चर्चा करते हैं, तो ये अपने रूप को कैसे बदलता है, लगातार बदलता रहता है, या कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं जिनके प्रभाव में आकर के ये अपने रूप को बदल लेता है? कोई भी वायरस जब फैलता है तो उसके 1 या 2 प्रकार ही होते हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे ये अपने आप को अपने माहौल में ढालना शुरू करता है, और इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है, अनुवांशिक कण जो इसके हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उसमें कोई प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म बहुत सॉलिड नहीं होता, तो उस वजह से इसमें कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं इसकी कॉपी करने में। तो उस वजह से इसमें म्यूटेशन होते हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे करके चेंज होता है। ये बहुत तेजी से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। अब ये तेज हमें इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि लाखों लोगों में जब इन्फेक्शन होता है और एक लंबे समय के लिए होता है, तो अगर उसमें से कुछ भी जो म्यूटेशन है अगर इसके लिए फायदेमंद होते हैं तो उसकी वजह से जो फायदेमंद म्यूटेंट्स हैं उनका प्रसार ज्यादा होने लगता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि वो इतना ज्यादा नहीं होता है। जी, इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन चूंकि एक समय में इतने सारे क्षेत्र में ये फैला हुआ है, इतने सारे लोगों के बीच में फैला हुआ है, इसलिए वो छोटा सा परिवर्तन भी हमें बड़ा नजर आता है, ऐसा आपका कहना है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि म्यूटेशन के बाद इसका रूप या तो कमजोर होता है या तो ये और ज्यादा प्रभावी होता है, मजबूत होता है, घातक होता है, संक्रामक होता है? दोनों परिस्थितियां होती हैं या दोनों में से कोई एक परिस्थिति होती है? एक्चुअली 3 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं जिसका प्रभाव निल होता है, ना उसको कुछ उससे फायदा मिलता है ना कोई नुकसान होता है।
बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जिससे वायरस को नुकसान होता है, और वो म्यूटेशन हमारे पकड़ में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उसके बाद वायरस का अंत हो जाता है। उसके बाद वायरस प्रोपोगेट नहीं कर सकता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा पाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसे म्यूटेशन हमारे नॉलेज में नहीं आ पाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसी कंडीशन जिससे वायरस को कोई एडवांटेज मिल रहा है, कोई फायदा पहुंच रहा है, तो ऐसा या तो वो ज्यादा खतरनाक बीमारी प्रतीत हो रही है उससे, तो उस केस में वो सामने आ जाएगा, या फिर वो जरूरत से ज्यादा फैल रहा है, जितनी तेजी से फैल रहा था उससे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो ये दो कंडीशन जो है ये हमारे सामने आती हैं, और ये बहुत कॉमन नहीं है, ये कभी कभार ही होती हैं। जी, बहुत सामान्य नहीं है, कभी कभार होने वाली चीजें हैं ये। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने सेकेंड वेव में देखा, दूसरी लहर का जो कहर है बहुत ज्यादा बरपा और बहुत लोगों को परेशान किया, खासकर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दूसरी लहर में उसके प्रति उसके पीछे जो जिम्मेदार कारक बताया गया वो ये बताया गया कि वायरस ने अपने स्ट्रेन को बदल लिया है, या नया स्ट्रेन है, इसलिए इसकी जो संक्रामकता है, स्प्रेडिबिलिटी है, वो ज्यादा हो गई है और ये ज्यादा गंभीर लक्षण पैदा कर रहा है लोगों के बीच में। तो इसमें क्या सच्चाई थी? क्या ये सही बात थी? क्या वायरस इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था जो सेकेंड वेव के लिए ज्यादा जिम्मेदार था? ये वायरस जो है इसको खतरनाक तो अपन ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। इसके पहले क्या करता था, ये केवल जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से बीमारी है, उनको अफेक्ट करता था। बट दूसरी जो लहर आई है इसमें जिनको अलग से कोई बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन नहीं भी है, इस वायरस ने इस बार उनको भी अपनी गिरफ्त में लिया है। और उसका एक कारण ये भी है कि लोग काफी लापरवाह हो गए थे और इसको कोरोना को काफी लाइटली लेने लगे थे। एक वो वजह है। दूसरी वजह ये है कि ये जो भी म्यूटेंट्स अगर होते हैं शुरू, तो इसमें अगर इसको शुरू में ही रोक दिया जाए, अगर अपने प्रिवेंशन या रोकथाम के उपाय हैं, अगर उनको स्टार्टिंग में ही कर लिया जाए, तो इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी लहर में हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए और हमारी जो उपेक्षा थी उससे बहुत तेजी से ये फैलने लगा वायरस। तो वो म्यूटेशंस जो थे उन्होंने इसको काफी हद तक इसमें फायदा पहुंचाया वायरस को, जिससे जो दूसरी लहर है इसमें काफी नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, यदि हम लहर की बात करें, क्योंकि आम बोलचाल में लोग ज्यादा समझते हैं पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर की बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्या ये जो तीसरी लहर जो जिसकी बात हम करते हैं, क्या ये वायरस के स्ट्रेन के कारण ऐसा होता है, म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है, या लोगों की जो लापरवाही ज्यादा होती है, लोग एक तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं अब तो वायरस है ही नहीं, तो क्या ये सब कारक मिलकर के एक बड़े विस्फोट का रूप देते हैं? जी, इसमें कई कारण हैं। पहला कारण तो है वायरस का म्यूटेशन, और दूसरा कारण ये है कि जैसे हम वायरस से अफेक्ट होते हैं, हमारी पॉपुलेशन में जो भी लोग अफेक्ट होते हैं, उसके बाद उनकी इम्यूनिटी जो है वो 3 से 4 महीने तक उनको उससे बचा के रखती है। अब जब कोई भी नए म्यूटेंट्स आते हैं उस समय दो चीजें होती हैं एक साथ। एक तो इम्यूनिटी तब तक थोड़ी थोड़ी धीमी पड़ने लगती है, जो हमारी एंटीबॉडी है उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसा वैक्सीनेशन के बाद भी होता है और इन्फेक्शन के बाद भी होता है, दोनों सूरतों में होता है। और जब हमारी ये जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगती है, उस समय दूसरी या कोई भी अगली लहर से हमारे प्रभावित होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अगर 40% लोगों में से अपन मान लें कि 10% में अभी भी एंटीबॉडी है, लेकिन 30% ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडी की संख्या कम हो गई है, तो अब ये वायरस के लिए हावी होने का समय होता है। लहर कुछ उस तरह से ही होती है जैसे पानी में अपन पत्थर फेंकते हैं तो एक के बाद एक आप देखेंगे कि लहर आती है। जो वायरस जब भी किसी स्पीशीज पे, प्रजाति पे अटैक करता है तो ये उसी तरह की उथल पुथल प्रस्तुत करता है जैसे कि पानी में पत्थर फेंकने से होती है। हम सोचते हैं बस ये आखिरी लहर थी, लेकिन उसके पीछे से छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की और लहर आ सकती है। निश्चित रूप से किसी प्रकार की लहर आ सकती है और ये बहुत चिंतनीय विषय है और ये बहुत हद तक हमारे वायरस के व्यवहार को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक अपने व्यवहार को बदल करके इसे हम नियंत्रित करने में या रोक पाने में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार हम स्ट्रेन और वेरिएंट को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, स्ट्रेन क्या होता है और वेरिएंट क्या होता है, और कौन सी चीज ज्यादा समय तक हमारे बीच रह जाती है? जब हम किसी भी प्रजाति को ग्रो करते हैं, जैसे कि कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उनको हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, या किसी एक फिक्स प्रॉपर्टी की कोई जीव जंतु है, तो उसको अपन स्ट्रेन बोलते हैं। और आमतौर पे जब हमारे पॉपुलेशन में या हमारी प्रजाति में कोई चीज पाई जाती है एक विशेष प्रकार की कुछ समय के लिए, उसको अपन एक वेरिएंट का नाम देते हैं। तो स्ट्रेन जो होता है ये काफी लंबे समय तक फिक्स रहता है और उसकी फिक्स प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो वेरिएंट होता है वो लगातार बदलता रहता है। तो अभी जितने भी ये चल रहे हैं कोरोना वायरस के, ये सारे वेरिएंट हैं, इसमें कोई फिक्स स्ट्रेन अभी नहीं है।
और ये भी तय है कि ये बहुत समय तक के लिए फिक्स नहीं है, ये धीरे धीरे करके चले जाएंगे। जी, ये राहत की बात है कि बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और ये जो वेरिएंट है ये भी चला जाएगा, ऐसा आपने बताया डॉक्टर साहब। अब हम चर्चा के आखिरी चरण में है, लेकिन सबसे अधिक जो बातें इस समय हो रही हैं वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में हो रही है। हमने वेरिएंट के बारे में बात की, तो ये नया डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और ये क्या बहुत खतरनाक है? इससे क्या डरने की जरूरत है या इससे बचाव कैसे हो सकता है? डेल्टा वेरिएंट जो है अभी कुछ माह पहले ही आया था, करीब 85 देशों में फैल चुका है। इसके बाद अभी जून माह में ही डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसमें जो डेल्टा वेरिएंट में 2 म्यूटेशन थे, उस 2 म्यूटेशन के अलावा एक तीसरा म्यूटेशन भी पाया गया है, उसको हमने डेल्टा प्लस वेरिएंट का नाम दिया है। हालांकि इसके केसेस अभी बहुत सीमित संख्या में मिले हैं और इतना डाटा अभी हमारे पास नहीं है कि हम बहुत सटीक तरीके से बोल सकें कि ये ज्यादा खतरनाक है या नहीं है। फिर भी बहरहाल मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये मानते हुए कि ये खतरनाक हो सकता है, हमें सावधानियां पूरी बरतनी चाहिए। हालांकि अभी ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है। डॉक्टर रावत, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। हमारे तमाम जो लोग हैं टीका लगवाने के लिए सोच रहे हैं, उनके मन में कई बार ये सवाल आता है कि टीका लगवाने के लिए क्या उनको किस प्रकार से तैयार होकर जाना चाहिए? क्या उनको खाना खा के जाना चाहिए, खाली पेट जाना चाहिए? बहुत तरह की बातें लोगों के बीच में तैर रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो आपके माध्यम से उनके बीच एक सटीक जानकारी जाए। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि खाली पेट जाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी नॉर्मल सामान्य दिनचर्या है आप उसका ही पालन करें जो आप करते हैं। जैसे आपको नाश्ते की आदत है तो नाश्ता लेकर जाएं। खाली पेट तो मैं नहीं बोलूंगा कि जाना चाहिए इसके लिए, है ना। हल्का भोजन करें, बहुत हैवी भोजन आपको भारी मात्रा में या तला हुआ ऐसा कोई भोजन नहीं लेना है। सामान्य भोजन जो होता है वो आपको लेना है और इसमें ऐसी कोई अलग से कोई चीज नहीं है कि कई लोग उपवास करने लगते हैं, कई लोग ज्यादा खाने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो सामान्य दिनचर्या है उसके बीच ही आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद आपको आधे घंटे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कोई चक्कर या इस तरह की कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है, बस यही सावधानी की जरूरत है। जी, मूल मंत्र यह है कि बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। आपकी जो सामान्य दिनचर्या है अपने सामान्य दिनचर्या में ही रहिए और आराम से जाकर के टीकाकरण करवाइए। डॉक्टर साहब, बस आखिरी में चलते चलते आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि नए वेरिएंट के साथ क्या हमारे पास जो पहले से मौजूद दवाइयां होती हैं या वैक्सीन होते हैं, टीके होते हैं, वो उतने ही प्रभावकारी रह जाते हैं? क्योंकि जो टीके जब बनाए गए थे वो उस समय के स्ट्रेन या वेरिएंट के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन चूंकि वायरस ने अपने रूप में परिवर्तन ला दिया है या कर दिया है, तो क्या अब वो टीका भी उतना ही ज्यादा प्रभावी है? अभी फिलहाल जो स्टडीज का अपने पास प्रमाण है उसके हिसाब से तो डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट है, अभी मौजूदा वैक्सीन उनपे सीरियस इन्फेक्शन जो अपन खतरनाक बीमारी बोलते हैं उसको रोकने में काफी हद तक प्रभावी हैं अभी फिलहाल की जो स्थिति है इसमें। लेकिन फिर भी सावधानियां तो बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ एक मनुष्यों में जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन का प्रभाव 100% हर एक व्यक्ति में नहीं मिल पाता। किसी व्यक्ति में 100% मिलता है, किसी व्यक्ति में 80%, किसी व्यक्ति में 90% मिलता है। और बूस्टर डोज आपने ली है, उस समय आपकी स्थिति कैसी थी जब आपने वैक्सीन लगवाया? आपके खान पान में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? ऐसा तो नहीं है कि आप में कोई न्यूट्रिशन की कमी थी, एनीमिया था, विटामिन की डेफिशिएंसी थी? तो उन परिस्थितियों में या आप कोई ऐसी दवाई ले रहे थे जिससे वैक्सीन ने आपके जो प्रभाव लाना चाहिए था वो नहीं ला पाया, तो ऐसे कुछ एक केसेस में जो है इसको अपन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या इसमें क्या होता है एस्केप म्यूटेंट का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए मैं साथ साथ ये भी बोलूंगा कि वैक्सीन जब भी आप लगवाने जा रहे हैं, खान पान और अपने बाकी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, नींद पूरी लें, ये भी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन आपके अंदर कितना प्रभाव डाल रहा है, यानी वायरस से लड़ने की कितनी क्षमता पैदा कर रहा है, कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी दूसरी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो कैसी है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पोषण रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुमित रावत, एसोसिएट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से आप हमारे बीच आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वायरस को लेकर के तमाम जो लोगों के बीच में डाउट्स थे, तमाम जो भ्रम थे, तमाम जो चिंताएं थी, तमाम जो सवाल थे, उनको दूर करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद।